क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ दुनिया में वो कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ ऑयल की वजह से सुपर पावर बन चुके हैं, जहाँ लोगों की ज़िंदगी लग्ज़री से भरी होती है, जहाँ हर जगह डेवलपमेंट नज़र आती है और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क भी है जिसके पास वो सब कुछ है जिसकी मदद से डेवलपमेंट की जाती है। ऑयल, रिसोर्सेज़, एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री और एक पावरफुल पास्ट भी। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग महंगाई से परेशान हैं, करेंसी गिरती जा रही है और इकोनॉमी भी लगातार स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों, ये बात समझना इतनी आसान नहीं, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जिस मुल्क के पास इतनी दौलत हो, वो कभी पीछे नहीं होता। लेकिन ईरान के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये कहानी है ईरान की, जहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी दौलत होने के बावजूद ये मुल्क आज भी पीछे क्यों है? ये सिर्फ एक सिंपल सवाल नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमिक सीक्रेट है। एक ऐसा पजल जिसका जवाब इतना सीधा नहीं जितना दिखाई देता है। क्योंकि जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो फौरन एक दिमाग में ऐसा मुल्क आता है जिसके पास बेपनाह ऑयल रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी। फिर सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत हो, वो इकोनॉमिक स्ट्रगल का शिकार हो जाता है? क्या प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आते? सच ये है कि ईरान की कहानी सिर्फ ऑयल या पैशन नहीं, ये कहानी है उनकी अपने डिसीशंस की, उनकी अपनी बनाई पॉलिसीज की और उनके हालात की, जिन्होंने धीरे-धीरे इस मुल्क की डायरेक्शन को बदल दिया। कभी सैंक्शंस ने इसे रोका। सैंक्शंस का मतलब होता है ऐसी पाबंदियां जो किसी मुल्क पर प्रेशर डालने के लिए लगाई जाती हैं। तो कभी महंगाई ने इसे कमजोर कर दिया और कभी सिस्टम के अंदर की प्रॉब्लम्स ने इसे पीछे की तरफ धकेल दिया। और आज सिचुएशन ये है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज रखने वालों में से शामिल होने के बावजूद ईरान डेवलपमेंट की रेस में पीछे नज़र आता है। तो आखिर क्यों? तो दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करेंगे और समझेंगे वो 6 बड़े खतरनाक रीज़न विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिन्होंने ईरान को यहाँ तक पहुँचाया। नंबर 1, सोचो एक घर है जहां हर महीने खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमाई वही की वही है। ऐसे में घर का हेड क्या करता है? वो असल इनकम बढ़ाने की जगह एक शॉर्टकट लेता है और ज्यादा पैसा खुद ही प्रिंट करना शुरू कर देता है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लोगों के पास कैश बढ़ जाता है, मार्केट में एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं और सबको लगता है सिस्टम स्टेबल है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। जब मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसकी असली वैल्यू गिरने लगती है। फिर इन्फ्लेशन का सिलसिला शुरू होता है। जो चीज पहले 100 की थी वो धीरे धीरे 500 की हो जाती है और फिर 1000 तक जा पहुंचती है। तो ईरान के साथ भी यही इकोनॉमिक ट्रेस बना। जब स्टेट की इनकम प्रेशर में आई तो उन्होंने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चूज किया कि करेंसी प्रिंट करके फाइनेंशियल गैप को कवर किया जाए। लेकिन इस डिसीजन ने सिचुएशन को और कम्प्लेक्स बना दिया। जितना ज्यादा पैसा सिस्टम में इंजेक्ट होता गया उतनी ही उसकी परचेजिंग पावर गिरती गई और यहाँ से एक डेंजरस चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिसमें महंगाई बढ़ती गई और लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई और करेंसी कंटिन्यूअसली वीक होती चली गई। धीरे धीरे हालात यहाँ तक आ गए कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम प्रेशर में आ गया और आज सिचुएशन ये है कि करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है कि 1 US डॉलर के मुकाबले में ईरान का रियाल एक्सट्रीम लो लेवल तक पहुंच चुका है, जिसकी रिजल्ट आपके सामने है। तो अब चलते हैं रीजन नंबर 2 पर। तो जो एक बिजनेसमैन है जिसका काम ठीक से चल रहा है, इनकम स्टेबल है और जिंदगी नॉर्मल ट्रैक पर है, लेकिन अचानक उस पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है
कि उसका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ना वो अपना माल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है, ना बायर्स उस तक आसानी से पहुंच पाते हैं और ना ही उसकी पेमेंट्स स्मूथली ट्रांसफर हो सकती है। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसकी इनकम रुक जाती है और बिजनेस धीरे-धीरे कोलैप्स करने लगता है। तो दोस्तों यही सिचुएशन ईरान के साथ भी क्रिएट हुई। जब ईरान पे इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगी तो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट होने में बहुत इफ़ेक्ट हुआ। ग्लोबल बैंक से कनेक्शन कट हो गए और फॉरेन कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया। अब सोचो जिस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ऑयल एक्सपोर्ट हो और वही रुक जाए तो इकोनॉमी का क्या बचेगा। नतीजा ये हुआ कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड स्लो हो गया और करेंसी पर प्रेशर बढ़ता चला गया और ये प्रेशर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी को वीक करता गया। और जब ऐसी सिचुएशन में इनकम भी कम हो और सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो तो सबसे पहला और क्लियर इम्पैक्ट कहाँ आता है? तो इसका जवाब है महंगाई में। और आज ईरान में इतनी महंगाई है कि ईरान की करेंसी की वैल्यू ही नहीं बची। चलिए अब चलते हैं खतरनाक रीज़न पर, वो है रीज़न नंबर 3। सोचो आप मार्केट जाते हो, कुछ टाइम पहले जो चीज़ 100 की थी, वो आज 200 की हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद वो ही चीज़ 400 की भी हो जाती है और आपकी सैलरी वही के वही। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक डेंजरस इकोनॉमिक सिग्नल होता है। ईरान के केस में भी कुछ ऐसा ही हो गया। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डॉलर की सप्लाई कम होती गई और फिर गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया और इस गैप को फिल करने के लिए करेंसी प्रिंट की गई। लेकिन यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इसकी रिजल्ट क्या आई? महंगाई कंट्रोल से बाहर निकल गई, प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे और आम आदमी के लिए बेसिक जिंदगी भी मुश्किल हो गई। और जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है और जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो महंगाई और तेज बढ़ती है। ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो खुद ही कंटिन्यूअसली और ज्यादा डैमेज करता रहता है और धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए, करेंसी रोज कमजोर होती रहे, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ होता है? तो इसका जवाब है लोगों के ट्रस्ट पर। और जब मुल्क भर में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाए तो ईरान की रिजल्ट आपके सामने है। चलिए अब चलते हैं रीजन नंबर 4 पर। सोचो अगर आपको पता हो कि आज जो पैसा आपके पास है कल उसकी वैल्यू आधी रह जाएगी, तो क्या आप उसे होल्ड करोगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे में लोग क्या करते हैं? डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपनी सेविंग्स को बचाया जा सके। ईरान में भी यही ट्रेड डेवलपमेंट हुआ। लोगों ने ग्रेजुअली अपनी करेंसी पर ट्रस्ट खोना शुरू कर दिया। जैसे ही सैलरी या इनकम मिलती, लोग फौरन उसे डॉलर या गोल्ड में कन्वर्ट कर देते। अब जब लोग अपनी करेंसी को यूज करना ही बंद कर दें, तो उस करेंसी की डिमांड और भी ज़्यादा गिर जाती है और यहाँ एक डेंजरस साइकिल शुरू हो जाता है। इस साइकिल में क्या होता है? ट्रस्ट कम हो जाता है, करेंसी गिरती है और करेंसी गिरती है तो ट्रस्ट और भी कम होता है और धीरे-धीरे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और जब लोग अपनी करेंसी पर ट्रस्ट खोना शुरू कर देते हैं, जो इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में है, तो फिर एक और फैक्टर आता है जो सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। उस फैक्टर का नाम है पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स। और जब पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स भी बढ़ जाए, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, वो ईरान की रिजल्ट आपके सामने है। अब चलते हैं नंबर 5 जो कि सबसे खतरनाक रीज़न है। सोचो अगर कोई मुल्क हमेशा टेंशन्स में रहे, कभी किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कभी रिस्ट्रिक्शंस का डर और कभी वॉर का खतरा, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या होता है? तो इसकी रिज़ल्ट क्या है?
कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। कोई भी अपना पैसा उस मुल्क में लगाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें लगता है कि कल को हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं और जब इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। जॉब्स क्रिएट नहीं होती और पूरी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। सोचो अगर किसी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस करना पड़े, तो उसका सबसे बड़ा बजट डिफेंस और मिलिट्री पर चला जाता है। जो पैसा एजुकेशन में लगाना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगना चाहिए था और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने में लगना चाहिए था, वो सब सिक्योरिटी और डिफेंस के खर्च में शिफ्ट हो जाता है और धीरे-धीरे कंट्री की ग्रोथ स्लो हो जाती है। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों से पॉलिटिकल टेंशन्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री प्रेशर ने इस मुल्क को एक ऐसी डायरेक्शन में धकेल दिया जहां फोकस डेवलपमेंट से हटकर सर्वाइवल पर आ गया। और जब कोई मुल्क सर्वाइव करने में लग जाए तो वो आगे कैसे ग्रो करेगा? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आता है। फॉरेन कंपनीज दूर रहने लगती है, ट्रेड और भी मुश्किल हो जाता है और ऑलरेडी वीक करेंसी और गिरने लगती है। यानी एक ऐसा चेन शुरू हो जाता है जहां हर प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को स्ट्रांग बना देता है। इस साइकिल में क्या होता है? पॉलिटिकल टेंशन्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब पॉलिटिकल टेंशन्स ज़्यादा हो गए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और जब इन्वेस्टमेंट कम हो तो ग्रोथ स्लो हो जाती है और जब ग्रोथ स्लो हो तो करेंसी वीक हो जाती है और जब करेंसी वीक हो तो ट्रस्ट और ख़त्म हो जाता है और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और इसी वजह से इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद ईरान अपनी फुल इकोनॉमी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं सका। तो ये था रीज़न नंबर 5। अब चलते हैं रीज़न नंबर 6 पर। जी दोस्तों, जब पॉलिटिकल टेंशन्स और इन्वेस्टमेंट की कमी मिलकर इकोनॉमी को ऑलरेडी स्लो कर चुकी हो, तो एक और बड़ी डिपेंडेंसी सामने आती है। वो होती है ऑयल पर ओवर रिलायंस करना। अगर किसी मुल्क की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करे, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट होता है, ऑयल बिक रहा होता है, रेवेन्यू आ रहा होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही सिंगल सोर्स डिस्टर्ब हो जाए। ईरान के केस में भी यही हुआ। इसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करता था, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस लगी और इंटरनेशनल टेंशन्स बढ़े, तो ऑयल बेचना मुश्किल हो गया। अब सोचो जिस मुल्क की सबसे बड़ी इनकम ही आयल हो और वही रुक जाए तो इकोनॉमी का क्या होगा? रेवेन्यू गिर जाएगा, डॉलर्स की सप्लाई कम हो जाएगी और गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा और फिर वही पुराना साइकिल चेन फिर से शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे पूरा सिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। और इसी वजह से इतना ज़्यादा रिसोर्सेज ऑयल होने के बावजूद भी ईरान अपनी फुल पोटेंशियल तक अभी तक नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ रिसोर्सेज होना काफी नहीं होता। अगर किसी मुल्क के पास ऑयल हो और अर्निंग सोर्स भी हो, लेकिन सिस्टम स्ट्रांग ना हो, पॉलिसीज स्टेबल ना हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, तो फिर वो मुल्क अपनी रियल स्ट्रेंथ को कभी फुल्ली अनब्लॉक नहीं कर सकता।